Hello students, today's our lecture topic is ergonomics. We are continuing chapter 4. Let's start from our starting point. What is ergonomics? In this ergonomics, basically we discuss what are the aspects in workstation design, design of the workstation, and various analyses about the workstation. The following contents which we covered in today's lecture. First, we have to discuss what is the definition of ergonomics. Then we have to discuss objectives. What are the main objectives of ergonomics? Fields interact with ergonomics. Various fields interacts with ergonomics. And in the last, we discuss what are the importance of ergonomics. Now, for more better understanding ergonomics, we break the ergonomics word into two words. The first part is ergo, that means work, and other part is known as nomos, it means laws. It derived from Greek word, and overall the ergonomics means laws of work. मीन्स किसी भी काम को करने के कुछ डेफिनेट लॉज हैं, हमें उन लॉज को फॉलो करना है काम को इजी करने के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्टडी करने को ergonomics. There are some definitions of ergonomics. First, it is the scientific study of human work. ह्यूमन वर्क जो भी परफॉर्म करते हैं काम को, जो भी किसी भी वर्क को परफॉर्म करते हैं, उसकी साइंटिफिक वे से स्टडी करना उस काम की इज नोन एज ergonomics. Secondly, designing the job to fit the worker, not forcing the worker to fit the job. इसका मतलब है कि हमने जो भी काम करना है वो वर्कर के अकॉर्डिंग उसको फिट करना है, ना कि आप उस वर्कर को उस जॉब के अकॉर्डिंग फिट करना है. बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे लेक्चर का, आज के लेक्चर का. जो आपको समझ आ गया तो आपको ये लेक्चर समझ आ जाएगा. क्या है इसमें मेन हमने ये ध्यान देना है, हम जो भी वर्क कर रहे हैं और उसमें जो भी हमारे पास हेल्पिंग टूल्स हैं, जो भी हमारे पास हेल्पिंग टूल्स हैं उस वर्क को करने के लिए, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो कोई भी छोटे मोटे हेल्पिंग टूल्स हों, उन सबको हमने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना है, ना कि हमने खुद उसके अकॉर्डिंग उन वर्क पीस के अकॉर्डिंग डिजाइन हो जाना है. ठीक है. आफ्टर दैट, last definition, science that deals with designing and arranging things so that people can use them easily and safely. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वर्क प्लेस लेआउट में. क्या है ergonomics का मतलब? ergonomics वो साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि अपने आसपास के वर्क प्लेस को इस हिसाब से डिजाइन करना ताकि हम उनका मैक्सिमम और इजीली एंड सेफली यूज कर सकें, उससे कोई भी आपके एक्सीडेंट होने के चांस ना हो और आप हमें काम करने में भी इजी फील हो. नेक्स्ट टॉपिक, what are the ergonomics objectives? There are various objectives of ergonomics. First, to improve the relationship between people, equipment, workplace and the environment. सबसे मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ergonomics के साथ हम एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं पीपल की, मीन्स जो काम कर रहे हैं वर्कशॉप के अंदर उनकी इक्विपमेंट के साथ, वर्क प्लेस के साथ और वर्किंग इन्वायरमेंट के साथ, वो बेटर फील करने लगते हैं अगर सब कुछ ergonomics के अकॉर्डिंग लगा हो. आफ्टर दैट, इंक्रीज वर्क एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. हम ergonomics को स्टडी करते हैं अपने काम की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए. थर्ड, प्रमोट सेफ्टी एंड कंफर्ट एट वर्क स्टेशन. काम के दौरान सेफ्टी और कंफर्ट को बढ़ाने के लिए भी ergonomics का यूज किया जाता है. टू रिड्यूस फिजिकल वर्कलोड्स. काम करते हुए फिजिकल लोड को कम से कम करने के लिए, फिजिकल लोड को कम करने के लिए. फिजिकल लोड कैसे कम होगा? जब हम प्रॉपर मशीन्स का यूज करेंगे, जो भी हमारे पास हेल्पिंग टूल्स हैं काम करने के लिए, हम उनका हमें पता होना चाहिए किस जगह पे कौन सा टूल का यूज करना है, उससे हमें अपने अपने हाथों से ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और हमें हमें थकावट भी कम होगी. टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इंजरी, इलनेस, एक्सीडेंट्स एंड एरर विदाउट कंप्राइजिंग प्रोडक्टिविटी. क्या है लास्ट पॉइंट? हमने इंजरी के रिस्क को मिनिमम करना चाहते हैं, हम इलनेस को
कम करना चाहते हैं, एक्सीडेंट्स को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए हम एर्गोनॉमिक्स का यूज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट की काम करते हुए जो भी एरर्स होती हैं उनके साथ हम कंप्रोमाइज अगर नहीं करना चाहते तो हमें एर्गोनॉमिक्स का यूज करना चाहिए। आफ्टर दैट व्हाट आर द फील्ड्स दैट इंटरेक्ट विद एर्गोनॉमिक्स। देखिए ये आपकी फ्लोइंग फील्ड्स हैं। सबसे पहले एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री क्या होती है? एक तरह की साइंस होती है जिसमें हम ह्यूमंस की मोशंस की स्टडी करते हैं। ठीक है जी, ह्यूमन के पार्ट्स के मोशंस की स्टडी करते हैं डीपली कि किस की काम करते हुए कौन से पार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये एक साइंस है। आफ्टर दैट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी आपको पता है सभी को, एक साइंस है, ह्यूमन साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसमें हम साइकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं किसी भी पर्सन को, वो भी इससे रिलेट करती है। आफ्टर दैट ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च क्या है? ये एक टेक्निक होती है इंजीनियरिंग में जिसमें हम कई टेक्निक्स का यूज करके अपने काम को ऑप्टिमम टाइम में और मिनिमम कॉस्ट के अंदर फिनिश करते हैं। देयर आर वेरियस ऑप्टिमम टेक्निक्स एंड कंबाइनिंग दिस सब्जेक्ट इज नोन एज ऑपरेशंस रिसर्च। आफ्टर दैट सर्जरी। सर्जरी क्या है? अगर हम एर्गोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग सारे काम करेंगे, अपना वर्क कल्चर इसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे, तो जो हमारी बॉडी के फेलियर होने के चांस है वो कम हो जाएंगे और जो सर्जरी तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। पहले ही हम उसको स्टार्टिंग फेज पे ही हम उनको पकड़ के डिसीजेज को जो भी हमारे बॉडी में राइज हो रही हैं ड्यू टू अनबैलेंस ऑफ वर्क, हम उनको दूर कर सकते हैं। उसके बाद इसके साथ फिजिक्स भी इंटरेक्ट करती है। फिजिक्स क्या है? बेसिक ह्यूमन फिजिक्स। जो भी हमारे पास बेसिक प्रोसेसेस है फिजिक्स के, उनका भी हमें इनका रिलेशन चेक करना पड़ता है अपनी बॉडी के साथ। ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स क्या होता है? जो हमारा ऑर्थोपेडिक्स हमारे हड्डियों की स्टडी को कहते हैं। ऑर्थोपेडिक्स जो भी हमारी हड्डियों में थकावट आ जाती है लगातार, अगर हमारा जो पोस्चर है वो हमारा इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है, ठीक है, जो हमारा प्रॉपर पोस्चर नहीं है जो होना चाहिए काम करते हुए, तो हमारे कई तरह के ऑर्थोपेडिकल डिसीजेस क्रिएट हो जाते हैं बॉडी में, तो हमें उनकी स्टडी करनी है। फिजियोलॉजी, ये भी ह्यूमंस की स्टडी, ह्यूमन की बॉडी पार्ट्स की स्टडी होती है। स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपको पता है कि ये भी एक ब्रांच होती है इंजीनियरिंग की। आफ्टर दैट इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स होती है जब हम किसी बॉडी को रेस्ट पे स्टडी करते हैं। आफ्टर दैट इंजीनियरिंग बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स इज द बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बॉडी एंड मैकेनिक्स, machines, human body and machines. The study is overall study is known as biomechanics. इंडस्ट्रियल हाइजीन, कि जिस वर्क कल्चर में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हाइजीनिक कितना प्रॉपरली मेंटेन है। देन इंडस्ट्रियल मेडिसिन। दीज आर द वेरियस points which we have to interact with the ergonomics time to time. Now see what are the job risk factors which we have, which are always involved in the job, which we can minimize by the use of ergonomics. Firstly, वर्किंग इन ऑकवर्ड पोस्चर्स एंड पोजीशंस। मैंने आपको पहले भी बताया हमारी बॉडी में कई ऐसी डिसीजेज होती हैं जो हमारी जेनेटिकल नहीं होती हैं, या वो कोई डिसीज होती ही नहीं है, वो हमारे पोस्चर, गलत पोस्चर के कारण क्रिएट हो जाती हैं हमारी। जैसे हम काफी टाइम तक बहुत नजदीक से लैपटॉप्स को यूज कर रहे हैं, स्क्रीन को यूज कर रहे हैं, टीवी को यूज कर रहे हैं, मोबाइल्स को यूज कर रहे हैं, तो हमारा आई साइट्स का प्रॉब्लम हो जाता है। हम सही ढंग से अपना बैठने का पोस्चर नहीं होता तो हमारी बैक इंजरी हो जाती है, बैक प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे हमारे वर्किंग इन ऑकवर्ड पोजीशंस के कारण होते हैं। आफ्टर दैट प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग एंड स्टैंडिंग, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, बेंडिंग, रीचिंग एंड स्ट्रेचिंग। किसी लोड को अगर हम सही ढंग से नहीं उठाएंगे, बेंडिंग करके ज्यादा उठाएंगे तो हमारी कमर पे इफेक्ट पड़ जाता है। ड्राइविंग और एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम, अगर हम कंटिन्यूसली काफी लंबे टाइम तक ड्राइविंग करते हैं, काफी लंबे टाइम तक कंटिन्यूसली ड्राइव करते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट उसके दिखने लग जाते हैं, हमारी बैक प्रॉब्लम्स या कई इंजरीज होने लगती हैं। आफ्टर दैट हैवी लिफ्टिंग, इल्यूमिनेशन, काफी ज्यादा लाइटनिंग हो कहीं पे, जैसे वेल्डिंग ऑपरेशन में, तो हमारी आईज पे हमारा उसका इफेक्ट पड़ सकता है। ऑकवर्ड लिफ्टिंग, ऑकवर्ड लिफ्टिंग का मतलब है कि आप लोड उठाते हुए कंफर्टेबल नहीं है, आपको वो लोड मैनुअली नहीं उठाना है, आपको प्रॉपर जो भी उसके ऑपरेटर्स हैं उनका यूज करते हुए उठाना है। लिफ्टिंग इन कॉम्बिनेशन विद ट्विस्टिंग, लिफ्टिंग के साथ आप ट्विस्ट भी करते हो तो आपकी कई बार रिस्ट में असर पड़ता है उसका। पुशिंग, पुलिंग, कैरिंग, एक्सीडेंट्स, स्लिप्स, ट्रिप्स, फॉल्स, ये सारे वाइब्रेशंस एंड नॉइज,
ये सारे ऑलवेज ये फॉलोइंग रिस्क्स होते हैं जो हमारी जॉब में इन्वॉल्व होते हैं। हम इन रिस्क्स को कैसे कम कर सकते हैं? हम एक प्रॉपर स्टडी करके प्रोसेसेस की और उनके करने के मेथड को, अपने आसपास के वर्क लेआउट को, वर्क प्लेस की लेआउट को हम सही ढंग से अरेंज करके इन सारे रिस्क को कम कर सकते हैं। और कौन से एक दो देखिए लास्ट में, वाइब्रेशन एंड नॉइस, रेपिटेशन, कॉन्टेक्ट स्ट्रेस, थर्मल कंडीशन। थर्मल कंडीशन क्या है कि आप लगातार बहुत ज्यादा टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, आपके वर्क प्लेस में एयर कंडीशनिंग की प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। और कॉन्टेक्ट स्ट्रेस, लगातार एक ही काम के बहुत ज्यादा हैवी मशीन्स के जहाँ पे वाइब्रेशन हो रही हो, उस काम के कॉन्टेक्ट में रहने से आपके स्ट्रेसेस बॉडी में क्रिएट होने लगती है, तो इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट स्ट्रेसेस। तो ये आपके रिस्क फैक्टर हैं जो ऑलवेज जॉब में रहते हैं, जिनको जो हम दूर कर सकते हैं एर्गोनॉमिक्स के साथ। एर्गोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? एर्गोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली इट इज वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। कुछ ये बीमारियां होती हैं वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। ये डिसीजेस क्या है, आजकल बहुत ज्यादा फास्टेस्ट रेट पे ग्रोइंग कर रही हैं। ये वो कैटेगरी है जो हमारी बॉडी में पहले नहीं होती, जेनेटिकल नहीं होती, और ना ही वो खाने पीने से होती हैं। वो क्या होती हैं? हमारे गलत पोस्टर्स के कारण होती हैं। ठीक है, जैसे एक स्टडी हुई थी 1997 में, उसमें हमने 420 लोगों पे उन्होंने स्टडी किया, 420 सेक्रेटरीज थे, उनके ऊपर उन्होंने स्टडी किया। उसमें पाया गया कि जो 63% है उनमें से, वो क्या है, वो रिपोर्टेड कर रहे हैं उनके नेक और शोल्डर में पेन रहता है हर टाइम। जो 51% है वो कंप्लेंट कर रहे हैं हमारे बैक में पेन रहता है, लोअर बैक में। और 30% क्या काम कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनके हैंड और रिस्ट में पेन रहता है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे गलत पोस्टर के कारण क्रिएट हो जाती हैं। इनका क्या नाम है? WMSD, वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। क्या होती हैं ये होती हैं MSDs आर इंजरीज कॉज्ड बाय सस्टेन्ड एक्सपोजर टू स्ट्रेसेस और रेपिटेटिव मोशन। ये इंजरीज लगातार काम के एक्सपोजर में रहने से होती हैं। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में काम कर रहे होते हैं, रेपिटेटिव मोशन में काम कर रहे होते हैं, तो ये हमारे स्केलेटल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दे मे इफेक्ट मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, बोन्स, सर्कुलेशंस और नर्व्स। क्या करते हैं ये? कहाँ पे इफेक्ट करते हैं? ये बीमारियां हमारी इफेक्ट करती हैं मसल्स के ऊपर, टेंडन्स के ऊपर, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स आपके एडी के नीचे होते हैं, बोन्स, सर्कुलेशन और नर्व्स, इनके अंदर ये असर करती हैं। और कुछ एक दो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सम वेल नोन MSDs आर, एक दो डिसीजेस के नाम बताता हूँ, कार्पल टनल सिंड्रोम और टेनिस एल्बो। मैं आगे आपको डायग्राम से दिखाता हूँ क्या होता है ये। पहले देखिए कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है। इसमें हमारा जो सेंट्रल फिंगर होता है, ये जिसको हम कहते हैं मीडियन फिंगर, द इसमें जो आपकी नर्व जा रही होती है, द मीडियन नर्व डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली ड्यू टू प्रेशर ऑन द नर्व एज इट रन्स थ्रू एन ओपनिंग कार्ड द कार्पल टनल। आपकी जो ये बीच वाली सेंटर नर्व है, ये आपकी काम करना बंद कर देती है, रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम, वन ऑफ द बेस्ट नोन MSDs। और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? हमें पेन होती है, टिंगलिंग होती है, एंड कैन गो अप द आर्म टू द शोल्डर एंड नेक। और ये क्या है, इसका पेन कहाँ तक जा सकता है? आपकी आर्म, शोल्डर, नेक तक पहुंच सकता है। और इसका क्या होता है? कॉज वॉकिंग टू पेन इन मिडल ऑफ नाइट। और ज्यादातर ये कब होता है? रात में महसूस होता है। ये एक आपका सिम्टम्स है इस तरह की डिसीज का। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं टेनिस एल्बो का। टेनिस एल्बो का आपने सुना होगा, कई स्पोर्ट्स गेम में डिस्कस करते हैं कि इस प्लेयर को टेनिस एल्बो हो गई है। क्या होती है टेनिस एल्बो? ये देखिए, टेनिस जब हम, ज्यादातर ये टेनिस गेम से ही इन्वेंट हुई है ये जो डिसीज है, क्योंकि टेनिस खेलते हुए आपकी बहुत ज्यादा रिस्ट की मूवमेंट होती है, जो आपकी रिस्ट की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है। जब हम ऐसे ऐसे रिस्ट की इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो इस पे रिस्ट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है आपका। तो लगातार कंटिन्यूस प्रेशर के कारण टेनिस आपकी एल्बो के ऊपर आपकी जर्क आ जाती है, आपको पेन फील होने लगती है आपकी एल्बो के अंदर। तो इसको हम कहते हैं टेनिस एल्बो। और ये ज्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन को होती है, और जो गार्डनिंग के शौकीन लोग होते हैं उनमें ये चीज दिखाई देती है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कई बार आपको पेन होने लगती है आपकी आर्म्स के अंदर। इसके बाद और है हमारे पास बॉडी पार्ट्स प्रोन टू वर्क प्लेस। और क्या क्या है बॉडी पार्ट्स पे इफेक्ट पड़ता है इसका, MSDs का? देखिए बैक में क्या दिक्कत आ जाती है? आपको लोअर बैक में पेन होने लगती है, नेक एंड अपर बैक में पेन होने लगती है, अपर एक्सट्रीमिटीज में, आर्म्स में, हैंड्स में।
और लोअर एक्सट्रीमिटीज क्या है, लेग्स में एंड फीट्स में। ये सारी पेन्स आपकी एमएसडीज टाइप की पेन है। मीन्स ये हमारे कंटिन्यूअस वर्क और गलत पोस्चर के कारण ही हमें फील होती हैं, और हम इनको अगर चाहें तो हम अपनी आदतें सुधार के, हैबिट सुधार के, सिटिंग पोस्चर सुधार के हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। आगे देखिए मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, साइंस एंड सिम्टम्स। मैं आपको कुछ बीमारियां बता रहा हूँ और उनके साइंस हैं और क्या सिम्टम्स हमें महसूस होते हैं जिससे हमें पता लगता है। सबसे पहले डिक्रीज्ड रोम। डिक्रीज्ड रोम क्या होता है, इसमें हमें अपनी नंबनेस फील होने लगती है। नंबनेस मतलब हमारा जो रिस्पॉन्स सिस्टम है वो नंब होने लगता है, वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है, क्विक रिस्पॉन्स नहीं आता हमारी तरफ से। उसके बाद डिक्रीज्ड ग्रिप एंड और पिंच स्ट्रेंथ। हमारी किसी चीज के ऊपर ग्रिप अच्छी नहीं बन पाती, हम वीकनेस महसूस करते हैं। तो इसका क्या सिम्टम में हमें दिखाई देता है, बर्निंग सेंसेशन होती है हमें हैंड्स में, फिंगर्स में, टिंगलिंग होती है। आफ्टर डेट स्वेलिंग 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 आती है। ये भी एक तरह का मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है, लगातार काम करने से, लगातार चलने से, ठीक है, ओवर एक्सेसिव वर्क करने से स्वेलिंग आ जाती है कहीं बार काम। तो उसका क्या है, उसका सिम्टम क्या है, पेन फील होती है स्वेलिंग में। आफ्टर डेट फटीग। फटीग भी एक तरह का डिसऑर्डर है। फटीग का क्या सिम्टम होता है, इसमें क्रैम्प्स आते हैं पैरों में। आपने देखा होगा, क्रिकेटर्स का सुना होगा, उनको कई बार क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो फटीग के साइन होते हैं। उसके बाद लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन में क्या होता है, हमारी बॉडी स्टिफनेस आ जाती है, हमारी बॉडी में स्टिफनेस फील होने लगती है। तो ये कुछ हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं और उनमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। और लीडिंग कॉजेज ऑफ बैक प्रॉब्लम, जो सबसे ज्यादा होता है वो बैक प्रॉब्लम होता है हमें एमएसडीज में। तो उसका मेन क्या कॉज हो सकता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है पुअर बॉडी मैकेनिक्स। जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, जो हमारी बॉडी का मैकेनिक्स है वो हमने सही रखना है। मैकेनिक्स का मतलब है कि हमने अपना सिटिंग पोस्चर, हैंड पोस्चर, लेग पोस्चर, बैठते हुए, और जो हमारा आई साइट है, आपकी जो सामने जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे हो तो आपकी जो आई साइट है वो आई लेवल ऊपर होना चाहिए स्क्रीन से थोड़ा, ठीक है। तो आपका ये सारे पोस्चर प्रॉपर होने चाहिए ताकि आपकी बॉडी स्ट्रेस ना फील करे काम करते हुए। स्ट्रेसफुल लिविंग एंड वर्किंग, दूसरा क्या कारण हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर काम करना, बहुत ज्यादा लगातार कंटिन्यूशन में काम करना। देन लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी जो फ्लेक्सिबल नहीं है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसमें आप उठ के कहीं जा नहीं सकते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, तो इसका और दूसरा क्या कारण है, आपको जब आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ की कमी होती है तो आपको ये फील होता है बैक प्रॉब्लम्स। तो ये कुछ कुछ मेन कॉजेज हैं बैक प्रॉब्लम अराइज होने की आपकी बॉडी के अंदर। तो ये हमारे मेन डिसऑर्डर्स थे जो हमने डिस्कस किए। ये सारे किसके कारण होते हैं, ये सारे हमारे वर्क कल्चर के प्रॉपर ना होने के कारण होते हैं। और इन सबका मेन रीजन क्या है, इन सबका मेन रीजन है हमने एर्गोनॉमिक्स का अपने वर्क सिस्टम में प्रॉपर यूज नहीं किया है। तो इसका कंक्लूड करते हुए यही सोल्यूशन निकलता है कि हम जहां भी काम कर रहे हैं अपने वर्क स्पेस में, वर्क स्पेस को अपने एर्गोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। और एर्गोनॉमिक्स क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अपने आसपास के सामान को, टूल्स को अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के पास अलाइन करना है, ताकि हमें किसी भी प्रोसेस को करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए हमें अपनी बॉडी की कम से कम मूवमेंट करनी पड़े और कम से कम स्ट्रेस फील हो हमें, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।